हेलो फ्रेंड्स, के साथ सभी लोग मैं कान्हा स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स पे। तो देखिए, हमने जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 2 जो है, अब हम इसको शूट कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने लास्ट लेक्चर में ना हमने ये पढ़ा था यूनिट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था यूनिट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था मेजरमेंट्स क्या होता है ना, हमने पढ़ा था मेजरमेंट्स क्या होता है, हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइप्स 20 के पढ़े थे हमने फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, इतना जो है हमने बेसिकली हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, इतना हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा जो लास्ट क्लास का सिलेबस जितना हमने पढ़ा था। और आज हमें देखो, इसमें हमने ये फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में क्वांटिटी में हमने दो टाइप की पढ़ ली थी अभी तक। ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल पढ़ ली थी हमने और हमने डिराइव्ड पढ़ ली थी। ठीक है, फंडामेंटल पढ़ ली थी हमने डिराइव्ड पढ़ ली थी। एक्चुअली होती कितनी है, 3 होती हैं। तीसरी कौन सी थी हमारी, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री ये हमें जो है आज पढ़नी है। ठीक है, हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक टॉपिक आज ये सीखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालना। क्या सीखेंगे हम सीखेंगे वेट अ मिनट, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ। मैं बोर्ड पूरा आ रहा है, मैं तो ज़्यादा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला निकालना, हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला बनाना निकालना। ठीक है, हाँ हमने ये करा डायमेंशन, अभी हमने डायमेंशंस की बेसिकली जो है मीनिंग नहीं देखी थी। तो देखो, डायमेंशंस की मीनिंग भी हम आज ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट करने के बाद डायमेंशन पे आएंगे। मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था आपको, डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट 1 2 3 4 5 6, और सातवीं कौन सी है मेरे को याद करने दो यार, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, थीटा या केल्विन, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो इतने मैंने आपको अभी तक बता दिया था। तो ये हमारा लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। ये हमारा डन है, ये हमारा डन है, ये हमारा डन है, ये हमारा डन है, ये हमारा डन है। और ये जो है हमें ये आज करना है, और ये क्या होता है ये आज समझना है, ये सब हमें करना है। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो मैं हो सकता है इसके आगे वाले टॉपिक्स भी कवर करूँ। फिलहाल अभी हमें इतना ही करना है। ठीक है, तो देखिए, अभी मैं ये हेडिंग्स वगैरह मिटाता हूँ। देखो क्या, बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें इसी में अकोमोडेट कर लें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसमें से लिख भी रहे होंगे इसी चीज़ को। अगर आप लिख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बढ़िया से अच्छे से बता दूँ कि जो हम इसमें पढ़ रहे हैं इसके बाद आपको और कुछ भी पढ़ने की, और एक चीज़ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसके बाद। तो आप अगर इसको लिख रहे हो तो वेरी वेरी गुड यार, आप लिखो आराम से। ठीक है, देयर इज नो इशू विद दैट। देखो, आज हम जो है हम फिजिकल क्वांटिटी पर रिवाइज कर लेते क्या होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी रिफर्स टू एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। पी क्यू एस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब फिजिकल वर्ड का मतलब ही होता है जो दिखती हो, जो दिखाई दे हमें, जो आसपास हो। दैट्स व्हाट फिजिक्स टीचर्स। फिजिक्स इज जो आसपास की साइंस हो। ठीक है, साइंस इज एक्चुअली होल साइंस इज फिजिकल, राइट। मतलब आप जो साइंस पढ़ते हो ऑलमोस्ट सब फिजिकल है। अगर आप केमिस्ट्री हटा दो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब आप पढ़ते हो तो वो तो आपको नेकेड ऐसे नहीं दिखता, बट मोस्टली आपको पूरा साइंस दिखता है। जैसे फिजिक्स आपको तो दिखती ही है, अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह हटा दो तो आप नेकेड आइज से देख सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोफिजिक्स क्वांटम फिजिक्स हटा दो तो आपको सब दिखता है। और अगर आप बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन हटा दो तो भी आपको लगभग सभी दिखता है अपने नेकेड आइज पे। तो फिजिक्स एक्चुअली यही है। बट अभी अगर अपन स्टिक टू द टॉपिक, इफ वी स्टिक टू द टॉपिक देन वी विल सी दैट फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे मैं इसकी लेंथ नाप सकता हूँ, मैं इसका मास नाप सकता हूँ, अभी क्या समय हो रहा है वो नाप सकता हूँ, अभी कितना टेम्परेचर में वो नाप सकता हूँ, ये जो लाइट मेरे पे पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी में वो नाप सकता हूँ। मैं अभी इसमें से जो मैक्सिमम थिंग्स हैं, इसमें से जो मेरी मैक्सिमम थिंग्स हैं मैं उनको नाप सकता हूँ। ठीक है, करेंटली अगर बात की जाए तो प्रेजेंट समय की। ठीक है, तो ज़रा लाइटिंग की ऐसी तैसी हो गई आज। ठीक है, लैंप लगता है बिल्कुल ही चार्ज नहीं है। एनीवेज लीव इट, अभी इसको छोड़ो। अभी अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में हमने 3 टाइप की पढ़ते हैं हम। ठीक है, फंडामेंटल हम पढ़ते हैं डिराइव्ड, और हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री।
हम पढ़ते हैं फंडामेंटल, हम पढ़ते हैं डेराइव्ड, हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। क्या मास लेंथ पे डिपेंड करता है? क्या मास लेंथ पे डिपेंड करता है? तो बोलोगे करता तो है यार, जितना लंबा रॉड लोगे उतना ज्यादा मास होगा ना। मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, उसमें कितना मैटर भरा है। वो तो जितना लंबा रॉड होगा उतना मैटर होगा, बट वो डायरेक्टली मास का भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कि अगर तुम्हारा ये भी नहीं है, मान लो मैंने लेंथ बढ़ा दी मास कांस्टेंट रख के, तो मास अगर लेंथ पे डिपेंड करता तो लेंथ के साथ मास को बढ़ना ही पड़ता। ठीक है, इफ आई से दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो अगर मैं स्पीड कांस्टेंट कर दूं तो टाइम भी कांस्टेंट हो ही जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं स्पीड कांस्टेंट करके टाइम बढ़ा दूं। मैं ये नहीं कर सकता। आई एम सॉरी ये उल्टा बोला मैंने। अब मैं ये अगर मैं स्पीड कांस्टेंट कर दूं टाइम भी कांस्टेंट होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि टाइम कांस्टेंट करके स्पीड बढ़ाऊं। टाइम को तो पहली बात कोई रोक ही नहीं सकता। टाइम सिर्फ तभी रुकेगा व्हेन स्पीड इज एट इन्फिनिटी, टी विल बी जीरो। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, ये अपने चैप्टर में भी कोई काम करिए तो उसको आप इग्नोर मारिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ओके। डेराइव्ड क्वांटिटी होती डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बोले तो देखो, डिराइव्ड जो होती है, डिराइव्ड ऐसे डिपेंडेंट मतलब एक्चुअली होता क्या पता है? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना अक्षर, आप हिंदी में पढ़ते हैं अक्षर, अक्षर इंग्लिश में पढ़ते हैं आप लेटर्स, इंग्लिश पढ़ते हैं आप लेटर। एक्चुअली अक्षर नाम के पीछे एक बहुत बड़ी मीनिंग छुपी है, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ इतना बता सकता हूँ, शर जो शब्द होता है, क्षर मतलब होता है अलग होना, और अलग गया तो अक्षर मतलब जो अलग ना हो। तो जो अक्षर लेटर ये होते हैं तो ये अपने आप में होल होते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते है ना। तो आप ऐसे ही फंडामेंटल को और तोड़ नहीं सकते किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर आप बोलो लेंथ क्या होती है, तो आप लेंथ के अलग अलग जरूर, मैं मानता हूँ आप फॉर्मूला निकाल सकते हो है ना, कि लेंथ मैं आपको बोलूँ, मैं बोलूँ मास क्या होता है। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला निकाल लो कि मास क्या होता है, मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप अपने से डेराइव कर करके निकाल रहे हो ना, तो ये अभी उसकी बात नहीं हो रही। अभी हम बात करें मास एज अ क्वांटिटी, क्या उसको किसी पे तोड़ सकते हैं? जैसे वेलोसिटी एज ए क्वांटिटी आप तोड़ सकते हो ना, वेलोसिटी को आप और जो है बेसिक यूनिट्स में तोड़ सकते हो। एक्चुअली मास भी है, अगर आप मास को तोड़ोगे तो जो फोर्स है, फोर्स भी मास से ही बना है ना। अगर आप ये देखो, बट लेंथ वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। लेंथ बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ किसी चीज से नहीं बना हुआ, लेंथ किसी चीज से बना नहीं हुआ, टाइम किसी चीज से बना नहीं हुआ। लेकिन अगर आप F इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले में से m निकालोगे तो m इक्वल टू एफ अपॉन ए आ जाएगा। तो अगर ये वाला लॉजिक लगाओगे तो ये F और A जो है ये भी किसी ना किसी से बने हैं। F तो साला खुद ही m से बना हुआ, तो F को तुम क्या तोड़ रहे हो? F को तुम क्या तोड़ोगे? F तो खुद ही m से बना हुआ है ना। A है, ठीक है, तुम्हारा A है, A खुद ही v अपॉन टी, v भी नहीं है फंडामेंटल, v खुद ही s अपॉन टी से बना हुआ है ना। तो ये तो आपके खुद ही दूसरों से बने हुए, तो ये क्या फंडामेंटल कहलाएंगे। लेकिन लेंथ किसी से नहीं बना हुआ, लेंथ को आप और किसी बेसिक में नहीं तोड़ सकते, इसलिए इनको अपन इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 7 होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 7 इन नंबर होती हैं, ये इन्फिनिटी होती हैं, और ये सिर्फ 2 इन नंबर होती हैं एज पर द करेंट स्टडीज, और ये भी एज पर द करेंट स्टडीज। तो फंडामेंटल 7 कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन सब के अपने अपने सिंबल होते हैं। लेंथ को डिनोट करते हैं L से, मास को डिनोट करते हैं। आप पूछोगे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? डायमेंशन का कंसेप्ट है। हम इसी के जस्ट बाद इसी को पढ़ने वाले, सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बाद यही पढ़ेंगे। टाइम को डिनोट करते हैं हम T से। टेम्परेचर को डिनोट करते हैं थीटा या फिर K से। थीटा अगर कहीं एंगल आ जाता है, अगर सप्लीमेंट्री पे चल जाता है, फिर थीटा से करना बंद कर देते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है, तो हम फिर K का यूज करने लगते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम CD, स्मॉल c स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में मेजर करते हैं, इसलिए मोल से MOL, सब स्मॉल, m स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l डॉट मोल। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल A से मेजर करते हैं, वही एम्पियर वाला। ठीक है,
ये हो गए फंडामेंटल। डिराइव्ड के एग्जांपल अगर हम ले लें, डिराइव्ड के एग्जांपल भैया कुछ भी ले सकते हो ना यार, लेंथ पर यूनिट टाइम से आपका स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो ये वही होते हैं जो इन सात को आपस में कुछ ना कुछ करके बनाए गए होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके जो भी बनाए गए होते हैं वो आपका होता है स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट लेंथ में बोल दूँ मोल पर लेंथ, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मैंने इन्वेंट कर दी हो, शायद होती भी हो, पता नहीं, ठीक है। और अगर आप करना चाहो तो आप देख सकते हो फोर्स हो गया, जो भी आज तक आपने इनके अलावा जो भी पढ़ी है, फोर्स हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो फंडामेंटल में आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में तोड़ा नहीं जा सकता उसको, ठीक है। फोर्स हो गया, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। और आप देख लो, और देख लो अच्छी वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अब मैं चलो आगे ही बताऊंगा, ये तो सुन लो, यहीं पे सुन लो, अभी तो उसको रट के रख लो, फिर जस्ट इसके आगे सप्लीमेंट्री के बाद जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो बता दूंगा। डायमेंशन जो है हमेशा इनके ही बनते हैं, ठीक है। डायमेंशन सिर्फ इनके बनते हैं, तीन होती है ना डायमेंशन, सिर्फ इनसे बनते हैं डिराइव्ड के। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि लेंथ का डायमेंशन क्या, लेंथ का डायमेंशन एल है भाई, लेंथ खुद ही फंडामेंटल है। तो तुम बोलो डिस्टेंस का डायमेंशन बताओ, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या ही होगा। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है कंप्लीट वाला MLT, वो इनसे बन सकता है, इससे भी बनाने को, इससे भी बना सकते हो, बनाने को आप इससे बना दोगे। अभी अपन डायमेंशन में आ गया और डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये ले लो कि डायमेंशनल फार्मूला जो कंप्लीट होता है विद सम पावर्स, तो वो इससे बनता है, ठीक है। अभी आ जाओ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अभी इसको इग्नोर करो, चलो छोड़ो, इसको इग्नोर करो, इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री, देखो सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है जो सबसे अलग हो, है ना। सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम क्यों देते हो, कि अब तुम सबसे अलग हो चुके हो, सब पास करके निकल गए, तुम पीछे रह गए, पीछे नहीं रह गए, चलो ठीक है, कुछ कारणवश नहीं दे पाए पेपर, लेकिन अल्टीमेटली अभी आप सबसे अलग होके पेपर देंगे, ठीक है। सब पेपर दे चुके हैं, अब आपको अलग से पेपर देना, तो सप्लीमेंट्री मतलब ही अलग से होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री शीट ले ले भाई, ठीक है, मनुष्यत नहीं बता रहा मैं, भी रिजल्ट भी आने वाला, तो ठीक है सप्लीमेंट्री शीट ले लो। सप्लीमेंट्री शीट मतलब मेन शीट से अलग, सप्लीमेंट्री मीन्स अलग, डिफरेंट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सिर्फ दो होती है, ओनली 2, एंगल, छोड़ो अच्छे से लिख ही देते हैं एक बार में, प्लेन एंगल जिसको अपन सिंपली बोलते हैं एंगल, और सॉलिड एंगल, ठीक है। ये होती हैं आपकी, सिर्फ ये दो होती हैं। अब इन पर जरा ब्रीफ में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अभी आप इन्हीं को याद रख लो, तो अभी मैं इन सबकी सिर्फ यूनिट्स बता रहा हूँ, इनकी डायमेंशन के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, वो अपन आगे करेंगे, ठीक है। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है क्या सुन लेते हैं, यूनिट सुन लेते हैं, ठीक है। एंगल की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल जो है ये 2D फिगर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, 2D फिगर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। 2D फिगर बोले तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है। और ले लो, ठीक अच्छे ले लो यार, ट्रायंगल ले लो, ठीक है, पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, ठीक है, सब ले लो। तो इनमें सब में प्लेन एंगल बनता है, ये एंगल, इसमें कोई एंगल नहीं है तो इसको हटा दो भी, चलो एग्जांपल से, इसमें एंगल, इसमें एंगल तुमको मिल जाएगा, इसमें एंगल तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तुमको एंगल मिल जाएंगे, इधर तुमको एंगल मिल जाएंगे, इधर पे तुमको एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर जगह इधर एंगल होते हैं, ठीक है। तो इधर जो एंगल होते हैं, ये एंगल होते हैं, इनको अपन प्लेन एंगल भी कहते हैं, अब प्लेन एंगल क्यों कहते हैं अपन समझते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिगर ही प्लेन होता है, ठीक है। प्लेन एंगल बोले तो जो आप एक प्लेन पे, एक ही प्लेन पे ऑब्टेन कर रहे हो, एक प्लेन मतलब एक प्लेन में पता है कि क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँगा आज, ठीक है। आपने जो ग्राफ पढ़ा था ना, ग्राफ बचपन में ग्राफ पढ़ते थे, आज तक पढ़ते हैं, जीवन भर पढ़ेंगे ग्राफ, तो अपन
साइंस लिया है तो जीवन में ग्राफ पढ़ोगे, हर चीज़ में ग्राफ होता है। इनफैक्ट साइंस में नहीं, कॉमर्स में भी ग्राफ होता है, आर्ट्स में भी ग्राफ होता है, ज्योग्राफी वगैरह में, इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो, आप हिस्ट्री तक में देखो तो ग्राफ होता है कि भैया एक चीज़ का जो क्या बोलते हैं, एक जगह की एडवांसमेंट का ग्राफ बना दूँ, मैं बोलूँ ज्योग्राफी में पॉपुलेशन की ग्राफ, तो ग्राफ हर जगह होता है। जब आप ग्राफ, अभी साइंस की बात करते हैं, साइंस में जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, पढ़ा होगा ना बचपन में कार्टेशियन, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। प्लेन वर्ड यहीं से आया है। प्लेन वर्ड क्या होता है मालूम है, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस हो। जैसे मैं बोलूं, मैं इस स्केल का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये जो स्केल है मेरा, इसमें सिर्फ दो एक्सिस है, एक्स और वाई। एक्स बोले तो जो रनिंग एक्सिस है, रुको थोड़ा साफ कर ले, धूल हो गई इसमें। एक्स मतलब जो रनिंग एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो ऐसे जाती है, और वाई मतलब जो राइजिंग एक्सिस जो ऊपर जाती है। तो इसमें सिर्फ एक यहाँ जाने वाली और एक यहाँ जाने वाली एक्सिस है। इसमें कौन कौन सी एक्सिस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ जाने वाली एक्सिस है और एक यहाँ जाने वाली, यही दो एक्सिस है। एक यहाँ जाने वाली एक्सिस है और एक यहाँ जाने वाली एक्सिस है, एक यहाँ जाने वाली एक्सिस। तो ये है एक प्लेन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कुछ भी एग्जाम्पल अगर ले लोगे ना, मैं फॉर एग्जांपल आपकी 11th क्लास फिजिक्स की बुक ले लेता हूँ, एनसीईआरटी की। इसमें भी सिर्फ दो ही एक्सिस बनती है। इसमें दो एक्सिस कैसे बनती हैं, एक इसमें यहाँ जाने वाली एक्सिस बन रही है, एक यहाँ जाने वाली एक्सिस बन रही है। हाँ, ये एक्सिस प्लेन में ऐसे भी जा सकती है, ऐसे गई चाहे ऐसे गई, चाहे ऐसे गई चाहे ऐसे। तो ये जो चारों एक्सिस का जो ये समूह होता है, ये प्लेन कहलाता है। प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब प्लेन मतलब समतल। तो समतल चीज क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई हो, जिसमें तुम एकदम ऐसे सपाट हो, एकदम सपाट हो। तो आप हर चीज के कुछ टाइप के व्यूज होते हैं, ठीक है। व्हेन यू स्टडी इंजीनियरिंग तो आप अलग अलग व्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, फिर आप अगर पढ़ोगे तो आप उसमें फर्दर आप पढ़ते हो जो आपका एक्सटर्नल व्यू में आप अलग अलग पढ़ते हो, फ्रंटल व्यू, रेयर व्यू, ठीक है। एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू जिसमें ऐसे डायगोनली चीज़ों को रख देते हैं, तो उसमें आपको तीनों एक्सेस दिखती है। अब तीनों एक्सेस के बारे में बात करते हैं। तीन एक्सेस, 3 डायमेंशंस, टाइम, वो ये लेंथ मास टाइम वाले डायमेंशन, डायमेंशन मतलब तीनों में लेंथ, ठीक है। 1 2 और ये इन्हीं को ऐसे काटती हुई ये तीसरी, ये देखो, ये तो इतनी तो प्लेन ही थी आपकी, है ना। वाई और एक्स एक्सिस जो थी आपकी, वाई और एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस जो थी आपकी, ये तो प्लेन ही थी, ठीक है। ये तो अभी हमने देखा, तो ये समतल है। इसमें एक एक्सेस और आ जाती है, इसको अभी आप डायग्राम में अच्छे समझोगे नहीं, मैं आपको अभी ये फिजिकली दिखा के समझाऊंगा। ये आपकी जेड एक्सिस कहलाती है, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन ही एक्सेस होती है। अभी क्या, जहाँ तक डिस्कवर हुआ, अभी हमने 3 डायमेंशन देखे, मैंने 4 डायमेंशनल मतलब फिजिकली चीज़ों को नहीं देखा 4 डायमेंशन में, ठीक है। 3 ही डायमेंशन देखिए। 3 डायमेंशन कैसे होता है, एक्स पे। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 चीज़ें कैसे होती हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये मेरे पास मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। अभी आपको ये बॉक्स पे क्या दिख रहा है, अभी आपको ये बॉक्स पे जो है दो ही डायमेंशन दिख रही है। अगर ऐसे दिखाऊं मैं, एक है रनिंग एक्सिस, एक है राइजिंग एक्सिस, ठीक है। एक दिख रही होगी रनिंग एक्सिस, एक दिख रही होगी राइजिंग एक्सिस, एक दिख रही होगी रनिंग एक्सिस, एक दिख रही होगी राइजिंग एक्सिस। इसमें एक एक्सिस ये भी तो है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, ठीक है। इतनी तो दिख गई। एक ये भी तो है जो अंदर घुस रही है इसके, एक ये भी तो जिसके अंदर घुस रही है, जो इसके अंदर घुस रही है, इस प्लेन के अंदर घुस रही है, ठीक है। तो इस डिब्बे की आज सर्जरी कर ही दी जाए, क्यों भाई। देखो, ये जो डब्बा है, ये एक एक्सेस आपको ऐसे जाते हुए देखिए, एक एक्सेस ऐसे, तो ये तो आपका एक प्लेन बन गया। एक एक्सेस ये भी तो है जो इस प्लेन के ऐसे ऐसे बिल्कुल अंदर घुस रही है। ये भी तो एक्सेस है। ये प्लेन था, इसके अंदर ये देखो, ये एक्सेस, एक एक्सेस ये जो अंदर घुसी हुई है, तो ये भी तो एक एक्सेस है। ये प्लेन, इसके अंदर एक एक्सेस गई, तो ये भी तो एक एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस आपकी होती है, इसको बोलते हैं जेड एक्सेस। जेड एक्सेस वो होती है जो प्लेन के अंदर घुस जाए, जो कि 3D। अब ये हो गया 3 डायमेंशन, है ना। 3 डायमेंशन के एग्जांपल ये यार बचपन में सीखा होगा ये बनाना, चलो उसको जरा अच्छे समझते हैं। देखो, ये है एक स्क्वायर, स्क्वायर में सिर्फ 2 एक्सेस होती है, ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस। तो एक राइजिंग एक्सेस होती है, एक रनिंग एक्सेस होती है। इसी के मैंने बना दिया क्यूब।
इसमें अब 3 एक्सेस हो गई, ये रनिंग एक्सेस, ये राइजिंग एक्सेस, और ये अंडरगोइंग एक्सेस। अंडरगोइंग नहीं बोलते इसको, और कुछ नाम होता है, बट बेसिकली जेड एक्सेस होती है, ठीक है। ये आपकी इसके अंदर घुसी, ठीक है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, समझो। देखो उसको मैं जरा खोल देता हूँ इस क्यूब को। इस क्यूब में अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो तो ये एक प्लेन है, फिर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो तो ये एक प्लेन है, फिर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो तो ये एक प्लेन है, फिर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो ये एक प्लेन है, फिर आप सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन देखो तो ये भी एक प्लेन है, फिर सिर्फ नीचे वाला पोर्शन देखो ये भी एक प्लेन है, ठीक है। और इन सब प्लेन्स को कंबाइन करो तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लेन्स बने हैं एक्स और वाई एक्सिस से। लेकिन इन प्लेन्स को जब आप साथ में एक के ऊपर एक रखते हैं ना तो इनमें एक नई एक्सिस बनती है जो कि इन सारे प्लेन्स के अंदर घुस रही होती है। जब आप इन सभी प्लेन्स को ऐसे साथ में रख देते हो, ठीक है, जब इन सभी प्लेन्स को आप एक साथ में रख देते हो तो एक नई एक्सिस बनती है जो इन सभी प्लेन्स के अंदर घुसती है, उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। दिस इज द रनिंग एक्सिस, दिस इज द राइजिंग एक्सिस, बट दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है। वापस, दिस इज द रनिंग एक्सिस, दिस इज द राइजिंग एक्सिस, बट दिस एक्सिस गोइंग इनसाइड, दिस इज द जेड एक्सिस। देखो एकदम एग्जैक्ट यही डायग्राम बन गया। ये देख लो, ये चीज देखो, रनिंग एक्सिस, रनिंग एक्सिस, सॉरी आई एम सॉरी, माय बैड। देखो राइजिंग एक्सिस, राइजिंग एक्सिस, रनिंग एक्सिस, रनिंग एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। दिस इज द एक्सिस। तो देखो व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली 2 एक्सिस, तो 2 एक्सिस के बीच में, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, ए एक्स ई एस, तो ये 2 एक्सिस के बीच में सिर्फ ये एंगल बनता है। तो ये जो एंगल बनता है दिस इज प्लेन एंगल, दिस इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो प्लेन पे बना हुआ एंगल हो, प्लेन बोले तो एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एंगल समझाने की बस इतनी मेरे, इसका कंसेप्ट बड़ा मजेदार है इसलिए। एंगल बड़ी स्ट्रेंज चीज है, बड़ा आपको मामूली लगता था बट एंगल बड़ी स्ट्रेंज चीज है। और अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करूं, मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं इस डब्बे को, इसका पूरा सामान अभी आपके सामने निकाल देता हूँ, ठीक है। मुझको एक बात बताइए, ये जो मेरा डब्बा है, इस डब्बे में कौन सा एंगल बना है? इसमें प्लेन एंगल बना है क्या? कहाँ बना है प्लेन एंगल? आप बोलोगे ये, ठीक है। तो ये तो अभी हमने कर ली इस प्लेन की बात, ये जो एक्स एक्सिस हमको एक्स और वाई दिख रहा है इसमें प्लेन एंगल बना, लेकिन ये तो भैया हमने तो बताया था 3D फिगर है, तो इस डब्बे के अंदर एक्चुअली प्लेन नहीं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो एंगल बना है वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल बोले तो ये जो अंदर दिख रहा है आपको कोना, ये देखो आराम ध्यान से देखिए, ये जो कोना दिख रहा है कोना, तो ये जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इस पूरे कोने मतलब इस कोने में हर एक वॉल के बीच में जो एंगल बना है कुल मिला के ये सॉलिड एंगल है, ठीक है, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक कोन है मेरे पास, अगर एक कोन है अगर मेरे पास, आप उस चीज से, उस नजरिए से इमेजिन करिए 3D व्यू में। देखो 3D व्यू हम हाथ से नहीं बना सकते, लेकिन हमारा दिमाग इतने तेज है हम तो 4 डायमेंशनल व्यू भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। देख नहीं सकते, बना नहीं सकते, लेकिन इमेजिन जरूर कर सकते हैं अगर उतनी क्षमता पर अपना दिमाग ले जाए। अभी हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो सिर्फ 3D व्यू तक जाने की है। तो चलो 3D, आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये सॉलिड एंगल है क्योंकि ये मैंने प्लेन सरफेस पे बनाया है, एक बोर्ड प्लेन सरफेस है, प्लेन पे बनाया इसलिए प्लेन सरफेस पे प्लेन एंगल दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में कौन क्या प्लेन होता है ना, कौन प्लेन थोड़ी ना होता, कौन प्लेन कहाँ होता है भाई। अरे चलो इसको यार एक कप को एक कौन सपोज कर लो, ये कप को एक कौन सपोज कर लो, तो ये कौन प्लेन थोड़ी ना है, ये तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको प्लेन लग रहा है ना। इस कोन को अगर मैं यहाँ रख के देखूंगा, इस कोन को मैं यहाँ रख के देखूंगा तो मेरे को प्लेन लग रही है ना। इस कोन को अगर मैं इधर पे रख के, इसको हटाओ, क्या लगा दुनिया में, ठीक है। इस कोन को जो अगर मैं यहाँ पे रख के मैं देखूंगा तो मुझे प्लेन लग रहा है ना। लेकिन अगर एक्चुअल में इसका आइसोमेट्रिक व्यू, इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं, देखो जिसमें डायगोनली इसमें सारे एक्सिस आपको दिखते हैं, इसमें एक्स भी दिखता है, इसमें वाई भी दिखता है और इसमें जेड भी दिख रहा है। क्या ये कौन सच में प्लेन है? अब तो नहीं बोलोगे यार। हाँ, अगर इसको फिर से मैं ऐसे रख लूँ, फिर से ऐसे तुमको दिख रहा है तो ये तो सिर्फ प्लेन दिख रहा होगा, लेकिन अगर फिर से आइसोमेट्रिक में रख दो तुम देखोगे कि भैया अंदर भी घुस रहा है, ऊपर भी जा रहा है, सामने भी भग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कि ये जो है आपका कोन है, मान लो अगर जो, तो ये कोन में आपका ये जो एंगल बनता है ना, ये पूरा ये गोल एंगल, ये ऐसा जो एंगल, ये एंगल एक्चुअली गोल बनता है, एक ऐसा नहीं बनता, ये सिर्फ ये ऐसा भी बनता है, ये ऐसा भी होता है, मतलब ये
ऐसे भी बनता है, ये ऐसे भी बनता है, ये हर तरीके से बनता है ये एंगल, है ना। तो ये एक 3D एंगल होता है, इसको आप ऐसे समझा नहीं सकते। तो देखो एंगल एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, दो लाइंस के बीच का गैप को मेजर करते हैं तो उसको एंगल बोलते हैं। गैप तो आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो ना, इस गैप को जब हम मेजर करते हैं, ये गैप दो लाइन एक दूसरे पे कितने ऊंचाई पे इंक्लाइंड है, तो ये एंगल है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन है, 3D फिगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मैनी लाइंस। तो जो मैनी मैनी लाइंस है वो सब में एक दूसरे के आसपास कितने एंगल्स पे इंक्लाइंड है, उन सबका एक प्रकार से सम टोटल जो है आपका ये बन जाएगा सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखते हैं हमारे दोनों चीजें, अब देखते हैं हमारे दोनों एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे वापस, लौट के बुद्धू घर को आए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी लिख लो भाई। दो होते हैं एंगल, ये प्लेन एंगल, एंगल जिसे हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं। तीसरी होती है, दूसरी होती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखो प्लेन एंगल हमको बता दिया, इसका यूनिट सुन लो, इसकी यूनिट होती है, मेन होती है डिग्री, और मैथ्स और फिजिक्स में, हायर मैथ्स फिजिक्स में आप पढ़ते हो रेडियंस, ये मेन होती हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी होती हैं, आवर्स, सॉरी मिनट्स एंड सेकेंड्स, मिनट्स सेकेंड्स। ठीक है, बचपन में पढ़ते थे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 36 डिग्री 8 मिनट, 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, ऐसे करके पढ़ते थे मैथ में। तो वो ये जो मिनट्स हैं ये भी एंगल की यूनिट है। ठीक है, तो ये होती है डिग्री और रेडियन। डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 45 डिग्री, और रेडियन को पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई पे। और एक्चुअली रेडियन को पाई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पाई रेडियस तो उसका डिनोशन हो गया। रेडियन का जो यूनिट होता है वो RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री के ऊपर ही गोला मारते हैं। ठीक है, गोला मारते हैं। आपने देखा होगा आपकी कैलकुलेटर पे दो चीज आती है, DEG और RAD, तो ये होता है डिग्री अपॉन डिग्री या फिर रेडियन। ठीक है, डिग्री में करोगे तो वहीं आप लिखोगे साइन 60, अगर लिखोगे तो आपको साइन के 60 को ना डिग्री मिलेगा, और वहीं अगर आप उसको रेडियन में करोगे तो वो ना साइन जो है ना 60 रेडियंस मिलेगा। ठीक है, साइन 60 रेडियन मिलेगा, तो अगर फिर आप उसको और कैलकुलेट करो तो वो आ जाएगा साइन π/3 रेडियन। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में जाओगे और तो, बट फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो आपका ये डिग्री रेडियन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इनका कन्वर्जन भी होता है, बताया जाएगा आगे जब यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। फिलहाल अभी हमें जो है इन सबसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आई भरपूर लाइट, बट एक्चुअली ना इतने में परछाई बहुत पड़ रही है। रुको वेट, लेट मी डू वन थिंग, मैं इस लैंप को कर देता हूँ उसके ऊपर, सो दैट बोर्ड पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। मेरा हाथ इधर है तो मेरा जो परछाई है वो इस तरफ आएगा जाके इधर। ठीक है, तो नाउ इट लुक्स प्रिटी गुड, यप परफेक्ट। देखो सॉलिड एंगल, अब ज़्यादा आते हैं मतलब भैया ज़्यादा सॉलिड एंगल पे यार। सॉलिड एंगल ना तो अभी इसमें ज़्यादा तो अपन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे इस पर, बट अभी हम सिर्फ पढ़ते इसकी एक ही यूनिट हमारे को दी गई है NCERT में, जो कि है स्टीरेडियन। इसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं, ये हमारा हो गया, इसको ये क्लियर हो गया होगा आई होप सबको। अब जरा मैं देख लूँ कितने देर का अपना वीडियो हो गया। अपना वीडियो हो गया आधे घंटे का, इसको 1 घंटे तक खींचेंगे। ठीक है, 1 घंटे तक खींच जाना चाहिए वीडियो को टेक्निकली, फिर आगे जो जितना होगा दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, देखो देखो अब हम आते हैं डायमेंशन पे। देखो डायमेंशन हमने मेन तो उस दिन डिस्कस कर लिया था, अब डायमेंशन का जो है डेफिनेशन डिस्कस करनी है। डायमेंशन refers to the power to which a physical quantity is raised in order to express a measurement या फिर कोई क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट। ये हो गई अंग्रेजी। ठीक है, अब सिंपल सुन लो, डायमेंशन क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको डायमेंशन आपको परफेक्टली ऐसे कोई नहीं समझा सकता, इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन का जो है इंटरप्रिटेशन लगेगा,
इसको 4-5 बार देखना, समझ में आ जाएगा। 4-5 बार रिवाइज करना, वीडियो 2 बार देखना रिपीट करके, आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ, फील आ जाएगी डायमेंशन की। देखो डायमेंशन होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी पहले वीडियो में कि एक इंसान की लेंथ में एक मार्कर से कंपेयर करूंगा तो मार्कर के कितने गुण है, तो 2 मार्कर्स ये इसकी यूनिट हो गई। उसी कुछ टाइप से डायमेंशन काम करता है, 2 मार्कर्स, ठीक है। ठीक है, तो मार्कर की लेंथ कहीं पे होगी, किसी का यहाँ पे मार्कर्स यूनिट हम क्यों नहीं लेते थे, मार्कर यूनिट इसलिए लेते थे, किसी का मार्कर मान लो 10 सेंटीमीटर का होगा तो किसी का मार्कर पता चला 100 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा मार्कर होगा। किसी का मार्कर 1 सेंटीमीटर का होगा, किसी का मार्कर 1 नैनोमीटर का हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मार्कर चूज करके लाए हैं, तो वो हो सकता है। तो ये होता है, तो ये ऐसी यूनिट है, ऐसी डायमेंशन को ऐसे ही काम करती है। देखो डायमेंशन कैसे काम करती है अपन देखेंगे अगर, तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैं वेलोसिटी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, स्पीड का एग्जांपल, वेक्टर्स तब जाना ही नहीं है, स्पीड वेक्टर्स में टच ही नहीं कर रहा अभी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने क्या बोला था, इस क्वांटिटी को तब तक काटो जब तक एकदम फंडामेंटल, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। डिस्टेंस को किसके लेंथ टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, डिस्टेंस नापा तो हमने एक्चुअली क्या नापा, हमने लेंथ नापा रास्ते का। टाइम नापा तो हमने एक्चुअली क्या नापा, हमने एक्चुअली टाइम ही नापा रास्ते का, ट्रैवलिंग का टाइम अपना नापा, ठीक है। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा वो नापा हमने। तो देखो ये जो डिस्टेंस होता है, तो स्पीड जो क्वांटिटी होती है वो एक लेंथ, तो स्पीड का हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू लेंथ है, डिस्टेंस इज अ लेंथ, टाइम इज टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो एक स्पीड नामक फिजिकल क्वांटिटी में कितनी लेंथ आती है, कितने बार लेंथ आया, लेंथ आया एक बार, तो एल, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सिखाया था कि इतनी क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपका रिवीजन हो जाए, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेंथ को रिप्रेजेंट करते थे एल से, ये एम, ये टी, ये थीटा या के, इसको करते थे हम मोल, इसको था सी डी, और इसका था कैपिटल ई, ठीक है। तो लेंथ हो गया हमारा एल से और टाइम हो गया हमारा टी से। तो एक स्पीड में लेंथ वर्ड कितने बार आया, देखो सबसे पहले इसके स्टेप डायमेंशन निकालने के मैं बताऊंगा। तो इसमें एक स्पीड में लेंथ वर्ड कितने बार आया, एक स्पीड में लेंथ वर्ड कितने बार आया, एक स्पीड में लेंथ वर्ड एक ही बार आया। एक स्पीड में टाइम वर्ड कितने बार आया, एक ही बार आया। तो एल और टी एक बार लिखोगे, और आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि जब आप x अपॉन वाई लिखते हो तो इस 1 अपॉन वाई को आप y की पावर -1 भी लिख सकते हो। तो x अपॉन वाई इज एक्चुअली x इंटू 1 अपॉन वाई, तो विच इज इक्वल टू x इंटू वाई की पावर -1। तो वैसे ही l अपॉन टी इज 1 l इंटू 1 अपॉन टी विच इज इक्वल टू l इंटू टी की पावर -1। इसको आप पढ़ते हो -1 पावर को पढ़ते हो इनवर्स, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, ये हो गई स्पीड, ठीक है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार वहीं पूरी साथ के साथ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखूंगा, उसको अब मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं एक बार में। पहली होती है, हम मास से चालू करेंगे, अब डायमेंशनल फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम उस ऑर्डर पे रहेंगे। मास एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5, और क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, अमाउंट सब्सटेंस MOL से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD से, और इलेक्ट्रिक करंट A से, और टेम्परेचर या तो थीटा से और या तो K से। इसको अब डब्बे में पैक कर दिया, गिफ्ट पैक हो गया, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है इस चैप्टर के लिए, तो ठीक है। तो आप मान लो अब और ऐसी क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक है, तो डायमेंशन की फील आएगी, धीरे धीरे आएगी। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी देखते हैं। अब वेक्टर से टच करूंगा। देखो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डायमेंशन वी हैव नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। जब हम डायमेंशन की बात करें तो हमें डायरेक्शन से कोई नहीं, डायरेक्शन से लेने मतलब नहीं। स्पीड का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्टेंस है वैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक टाइप की लेंथ।
और टाइम क्या है, एक टाइप का टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, इक्वल टू लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल बाई टी, ठीक है। वेलोसिटी में एल वर्ड कितने बार आया, एल वर्ड आया एक बार, अपॉन टी वर्ड नीचे कितने बार आया, एक बार आया, ठीक है। टी पावर 1 ऊपर जाएगा जैसे हमने देखा, तो एल टी इनवर्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, पहले हमने स्पीड का भी यही डायमेंशन निकाला था, वीडियो रिवाइंड करके देख लो या खुद से निकाल के देख लो। तो मैं ये बोल सकता हूँ डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डायमेंशन वी हैव ओनली टू डू विद द यूनिट्स, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप स्केलर की बात करते हो तो n इंटू यू के फॉर्म में होता है, वेक्टर n इंटू यू वेक्टर्स के फॉर्म में होता है, डायरेक्शन भी आती है। तो अभी अपन को वेक्टर से कोई लेना देना नहीं, तो एक्चुअली अपन ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन में स्केलर वेक्टर के डायमेंशन हमेशा सेम आते हैं। स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म लोगे तो डायमेंशन सेम आएगा, ठीक है, डायमेंशन हमेशा सेम आएगा। अब एक लेवल और बढ़ा देते हैं, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो ठीक है, इसको करने से पहले ठीक है इतना कर लिए, इसको अभी एक काम करो, अगर लिखा हो तो कट कर दो, अगर नहीं लिखा है तो अभी लिखना नहीं। अभी इसमें एक काम करो, अभी इसमें अब आप यहाँ से हेडिंग डाल दो, फाइंडिंग एंड कैलकुलेटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, ये हेडिंग मार दो। और उसके बाद से ये एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम का एग्जांपल, उसमें डालो एग्जांपल और डालो फर्स्ट नंबर और ये चीज डाल दो उधर, एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अभी देखो, अब यहाँ पे स्टेप्स लिखो, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है ब्रेक इनटू द मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एज मच एज पॉसिबल। देखो इसका मतलब स्पीड को हमने कैसे ब्रेक किया था, हमने किया था डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ था, टाइम एक प्रकार का टाइम था। अब इनसे ज्यादा फंडामेंटल कुछ हो नहीं सकता, यानी एक शब्द, एक पैराग्राफ मैंने तुमको दे दिया, ठीक है, एक पैराग्राफ मैंने तुमको दे दिया, उसमें से एक वर्ड निकालना है, उस वर्ड में से एक लेटर निकालना है, लेटर में से मात्रा हटा के सिर्फ मेन लेटर निकालना है। तो यानी तब तक अलग करो जब तक तुम्हारे पास अनसेपरेटेबल कंपाउंड ना आ जाए, अनसेपरेटेबल चीज ना आ जाए लिखने को। जैसे अगर मैंने तुमको एक बॉक्स दिया, मैंने बोला बॉक्स में से मैटर निकालो, मैटर में से मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल एक कंपाउंड से बना हुआ, कंपाउंड निकालो, कंपाउंड में से एटम निकालो, एटम में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से क्वार्क निकालो, क्वार्क में से और जो फंडामेंटल, जितना फंडामेंटल जा सकते हो, जब तक वो कटने लायक ना बचे तब तक निकालो। तो अगर अपन जनरल साइंस की बात करें तो एटम कटने लायक नहीं, तो आप एटम्स में रुक सकते हो, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो एटम्स पे रुक सकते हो आप। बट अभी के लिए अपन देखते हैं इधर फिर फंडामेंटल क्या है, एल और टी सबसे ज्यादा फंडामेंटल है। तो ये हमारा स्टेप 1 है इस एक्सेलरेशन के मामले में। हमारा एक्सेलरेशन के मामले में स्टेप 1 क्या है, जितनी फिजिकल, जितना फंडामेंटल जा सको उतना फंडामेंटल जाओ और निकालो। देखो अभी वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं, अभी एक्सेलरेशन को मैं, चलो एक्सेलरेशन पूरा लिख दूं, मैं सिंबल्स बना दूंगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी, अभी देखो टाइम इज फंडामेंटल, तो टाइम को अपने को ब्रेक नहीं करना है, अब नहीं कर सकते हो तो टाइम को टाइम लिख दो। वेलोसिटी और ब्रेक हो सकती है, कैसे हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे। ये अब हो गई तो आप जो सबसे फंडामेंटल में आ चुके हैं। अब इससे फंडामेंटल नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एक प्रकार की लेंथ हो गई, और ये क्या हो गया, एक प्रकार के टाइम हो गए। इसको और लिख दो एक बार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम जब ऐसे लिखो a बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी, तो ये हो जाता है a अपॉन बी इंटू सी। और अगर लिखा हो a अपॉन बी होल डिवाइड सी अपॉन डी, तो ये हो जाता है a डी अपॉन सी बी। ये तो पढ़ा होगा बचपन में, तो a डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइड सी हो जाता है a अपॉन बी इंटू सी। तो a डिस्प्लेसमेंट अपॉन b इंटू सी, टाइम इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर,
जैसे अगर यूनिट लिखोगे तो इसका हो जाएगा एम एस स्क्वायर। अगर कोई यूनिट सेकंड मान लूँ तो एम एस स्क्वायर हो जाता, तो यानी टाइम का स्क्वायर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है, और टाइम क्या है, एक टाइप का टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल एल अपॉन टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल टी और स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो अब इसमें इसको अगर आपने यह भी लिख रहे हैं तो आई एम सॉरी बट इसको भी काट दो। अभी ये सिर्फ यहीं तक आ जाओ, ठीक है। यहाँ ये नीचे का बस काटना, यहाँ तक लिख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। इतना यहाँ तक लिख दो। अब यहाँ से हेडिंग डालो नेक्स्ट स्टेप 2 की, यही इसी एग्जाम्पल में स्टेप नंबर 2 की हेडिंग। स्टेप नंबर 2 की हेडिंग यहाँ पे हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लिखिए, स्टेप नंबर 2 में लिखिए आइडेंटिफाई the type of fundamental physical quantity from the basic ones you have obtained as in step 1, ठीक है। यानी अब अपन ने इसका क्या स्टेप 1 में क्या निकाला था अपन ने, एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। अब इसमें सबसे ये किस प्रकार की डिस्प्लेसमेंट, किस प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। टाइम टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, नीचे वाला टाइम टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, तो इसको आप इक्वल टू क्या लिख दोगे, लेंथ अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। और अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। ये आपका लास्ट स्टेप है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कोई स्टेप पे इंक्लूड नहीं होता, वो तो मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो फिजिक्स के स्टेप अपन उसको नहीं लेंगे। स्टेप नंबर 3, डिनोट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विथ देयर रेस्पेक्टिव सिंबल्स कौन से होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो ठीक है, अब आप देखो जैसे अपन ने अब क्या निकाला, अपने यहाँ पे वापस आ जाओ, एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। कैसा आया था ये आपका, इसका आपने क्या किया था, लेंथ अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। क्या आया था ये, लेंथ को कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल एल से, अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। अब देखो, अब यहां से उसके बाद स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट मैथमेटिकली। या फिर ऑब्लिक करके सीधा लिख दो सिंप्लीफाई, ठीक है। तो फॉर्मूला तो इतने में बन गया, अब इसके आगे जो है वो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, तो देख लो एक बार उसको भी। इसको ऊपर चढ़ा दो, एल अपॉन टी होल अपॉन टी, लो एल अपॉन टी इंटू टी इक्वल एल अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एल टी माइनस 2। और नीचे जब सब लिख जाए इतना लिख लेना, स्टेप 4 के बाद इतना लिख लेना, इतना लिखने के बाद नीचे एक नोट डाल देना। इसके नीचे इतना लिखने के बाद एक नोट डाल देना। क्या डाल देना, इसके बाद एक नोट डाल देना। नोट क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला hence obtained should always be enclosed within square brackets। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड डैश लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ये कर देना, तो पता लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है। अगर इनकेस आप पढ़े लिखे ना हो ज़्यादा, आपको नहीं पता स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बुरा बात मानना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी पे आता है, और इसके साथ अपने एग्जांपल लगभग अब सिर्फ एग्जांपल करेंगे, मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अब सीधा अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आता है, एक लेवल और बढ़ा दूं मैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पहली बात,
फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, आप यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हो, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। बट हर जगह यूनिट काम नहीं है, जैसे मैंने 4 न्यूटन पे दे दी है ना, मैंने 4 न्यूटन पे दे दी, तो मैं क्या बताऊँ कि न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है। अगर आपको ये ऑलरेडी आता है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला से F इक्वल टू ma। अब पहला स्टेप क्या था, जितना फंडामेंटल ब्रेक कर सकते हो उतना करो। देखो फोर्स को नहीं करना, एलएचएस वाले को कभी ब्रेक नहीं करना, आरएचएस को सिंप्लीफाई किया जाता है हमेशा, एलएचएस सेम रहता है कि एलएचएस का तो डायमेंशन निकाल ही रहे हो ना। अब डायमेंशन का डायमेंशन कैसे निकालोगे भाई, एलएचएस का तो डायमेंशन ही निकाल रहे हो ना तुम, डायमेंशन तो कोई इससे आएगा, एलएचएस का निकाला जा रहा है, जिससे आएगा उसको ब्रेक करोगे। तो m इज मास, मास इज ऑलरेडी फंडामेंटल, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फंडामेंटल मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर से वही वेलोसिटी वाली नोटंकी, अपॉन टाइम। ले भैया, ले भैया, हो गया। क्या हो जाएगा, अब इसको अपने अपने सिंबल से डिनोट कर दो। मास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी वाली है, ये m, तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। चलो एक स्टेप और बढ़ा दिया आपके लिए, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम, टाइम अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास इज m, लेंथ है l, अपॉन टाइम t, टाइम अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एल अपॉन टी इंटू टी, एम एल अपॉन टी स्क्वायर ऊपर जाएगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में ये नहीं लिखा जाता, हमेशा ध्यान रखना मेरी बात को, फ्रैक्शन के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला कभी नहीं लिखा जाता, ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है, एम एल